नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस सीरीज़ में कल शुरू किया था। कल के वीडियो में मैं शुरू किया था जो जीएस फर्स्ट पेपर का जो हिस्ट्री का सेक्शन है वो शुरू किया था। जीएस फर्स्ट पेपर हिस्ट्री के सेक्शन में सबसे पहले मैं शुरू किया था कि जो इंडियन स्ट्रगल जो मूवमेंट है और बिहार में उसका क्या कौन कौन सा मूवमेंट हुआ था उसको हम शुरू किए थे। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम शुरू किए थे 1857 का विद्रोह। तो उस विद्रोह का कल हम क्या कारण था, मतलब कि नेशनल लेवल पे भी कारण देख लिया था, बिहार के लेवल पे भी क्या क्या कारण था वो भी मैं देख लिया था। फिर कैसे प्रसार पूरे भारत में हुआ, फिर बिहार में हुआ, फिर इस विद्रोह आखिर जो असफल हुआ इसके भी वजह क्या कारण था, और वो मैं असफलता का कारण नेशनल लेवल पे देख लिया था और बिहार में भी क्यों ये असफल हो गया ये भी मैं अलग अलग करके क्या किया था, देखा था। तो आप लोग, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, जाके अगर प्लेलिस्ट आप देखिएगा बीपीएससी मेंस हिस्ट्री में लिखा हुआ हूँ, उसी प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, बीपीएससी मेंस हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें आपका मैं वो वीडियो डाल दिया हूँ। उसके बाद मैं एक प्लेलिस्ट और बनाया हूँ मेंस के लिए जिसमें सिर्फ उसमें लिखा हुआ आंसर राइटिंग, मतलब कि जो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो बातें वीडियो बनाऊँगा या 10 या 15 मिनट का वो, उसमें मैं उस प्लेलिस्ट में वो डालूंगा। बाकी जो टॉपिक वाइज जो मैं वीडियो पढ़ाऊंगा उसका मैं वही बीपीएससी मेंस हिस्ट्री का है, फिर एक अलग बना दूंगा प्लेलिस्ट जिसमें कि पॉलिटी या और भी सेक्शन उसमें आएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग नेक्स्ट जो है ना कारण पढ़ लिए हैं, असफल क्यों हुआ विद्रोह ये पढ़ लिया। अब आज हम लोग ना इस विद्रोह का क्या परिणाम था, क्या इसका रिजल्ट हुआ, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा या क्या इसका इम्पोर्टेंस था, ये हम इसको देखेंगे बारी बारी। चलिए आइए सबसे पहला टॉपिक इस पर आज यही शुरू करेंगे कि 1857 की क्रांति या विद्रोह का परिणाम या उसका प्रभाव। देखिए, अगर कभी परिणाम पूछे, रिजल्ट पूछे या कभी उसका प्रभाव पूछे, दोनों लगभग एक ही चीज़ है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंस अलग चीज़ है, मैं वो डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ हम परिणाम देख रहे हैं। चलिए ये परिणाम में देखिए, सब देखिए डायरेक्टली परिणाम नहीं लिखना, थोड़ा सा पहले एक दो लाइन कुछ लिखेंगे। आइए देखिए इसमें क्या लिखेंगे। 1857 के विद्रोह की असफलता के बावजूद इसने भारत में ब्रिटिश शासन को गहरा आघात पहुंचाया। इसके परिणाम को हम दो भागों में बांटकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर में आपको थोड़ा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। आप इसको जब आंसर राइटिंग जब करेंगे तो उसमें आप इसको थोड़ा सा शब्द लिमिट को छोटा कर सकते हैं। अभी आप नॉलेज के पर्पज़ से आप इसको हम डिटेल में क्या कर रहे हैं आप लोग को बता रहे हैं। आइए देखिए परिणाम। देखिए परिणाम को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो अंग्रेज़ों के लिए क्या परिणाम रहा इसका, अंग्रेज़ों की दृष्टि से, और भारतीयों की दृष्टि से। फिर मैं बोल रहा, देखिए जिस तरह से मैं मेंस में, देखिए मेंस के आंसर राइटिंग में आप क्वेश्चन के डिमांड को जितने अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके लिखेंगे ना, आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि आप किसी का भी टॉर्च पढ़िए या कोई भी कोचिंग कहीं भी कीजिए, आपको इस तरह से डायमेंशन को ब्रेक करके नहीं बताया जाता है। इसलिए मैं देखिए परिणाम, देखिए अंग्रेज़ों के लिए क्या परिणाम रहा इस विद्रोह का और हमारे लिए क्या रहा, ये दोनों करेंगे। और इसमें भी देखिए अंग्रेज़ों के लिए क्या राजनीतिक परिणाम रहा, क्या आर्थिक रहा, क्या सामाजिक और सांस्कृतिक रहा, और कैसे उसने फूट डाल और शासन किया। फिर भारत का हम अलग से देखेंगे। आइए देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए राजनीतिक परिणाम क्या हुआ। देखिए राजनीतिक परिणाम में पहला क्या हुआ कि मुगल शासन का अंत हो गया। आपको याद कीजिए जब बाबर आया था 1526 ईस्वी में, तब से लेके 1857 तक तो कहीं ना कहीं हमारे देश में मुगल एम्पायर ही था ना, मुगल साम्राज्य ही था। तो कहीं ना कहीं इस विद्रोह के बाद जो है ना मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। दिखा ना, इस क्रांति के अंतिम मुगल बादशाह को सजा देकर रंगून या म्यांमार भेज दिया गया, जहाँ उनकी 1862 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अंतिम बादशाह, ठीक है, बहादुर जफर जो थे, ठीक ना। फिर देखिए उसके बाद दूसरा क्या हुआ, कंपनी का शासन का अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमेशा के लिए यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन, मतलब वहाँ के राजा रानी खाता दे दिया गया। और 1858 के एक शासन अधिनियम आया था, आप लोग पढ़े होंगे पीटी में। क्रांति के बाद 1858 का एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम आया था। उस कानून के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, वायसराय हो गया। याद कीजिए, भारत का गवर्नर जनरल क्या हो गया, वायसराय हो गया। और भारत के शासन को देखने के लिए एक भारत सचिव पद क्या किया गया, बनाया गया। एकदम बारीकी से समझिए चीज़ों को, ठीक ना, और इसको लिखते चलिए, वीडियो पॉज करके इसको लिखते चलिए। आइए चलिए दूसरा देखिए क्या तीसरा परिणाम क्या हुआ, सेना संबंधी परिवर्तन किया किसने, अंग्रेजों ने। देखिए एक पील आयोग का गठन हुआ था क्रांति के बाद, अंग्रेजों द्वारा किया गया था। पील आयोग ने सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित परिवर्तन हुआ। पील आयोग ने जो सिफारिश दिया
पहला परिवर्तन क्या हुआ, सेना में भारतीयों का अनुपात कम कर दिया गया। आपको पता है कि 1857 के विद्रोह में कई जगह हमारे देश के सिपाही जब अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किए तो अंग्रेज को लगा कि नहीं, भारतीयों के सिपाहियों की संख्या कम कर दिया जाए, अनुपात कम कर दिया गया। महत्वपूर्ण विभागों जैसे गोला बारूद, तोपखाना की जिम्मेदारी अंग्रेज अधिकारी को क्या कर दिया गया, दे दिया गया। और हमारे देश में जो सेना का जो गठन हुआ वो गोरखा, सिख, जाट नए रेजिमेंट बना, जो कहीं ना कहीं ये लोग ने विद्रोह में अंग्रेजों का क्या दिया था, साथ दिया था। मतलब कि विद्रोह को दबाने में गोरखा, सिख, जाट सैनिकों ने सहायता दिया था, इसलिए अलग अलग रेजिमेंट बना दिया गया। तो इस तरह से सेना में क्या किया गया, चेंजेस किया गया। फिर देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देशी राजा महाराजाओं के प्रति नीति में बदलाव किया। मतलब कि पहले हड़प की नीति थी, तो अब जो है ना महारानी की घोषणा पत्र में राजाओं को सम्मान देने का वचन किया गया। ब्रिटिश इतिहासकार रॉबर्ट्स ने एक कथन कहता है, साम्राज्य के आधार के रूप में उनको बनाए रखना तब से ब्रिटिश नीति का एक क्या रहा है, सिद्धांत रहा। मतलब कि इस समय अंग्रेज को ये रियलाइज हुआ कि अगर जब तक हम यहाँ देशी रियासतों को अपने दोस्त नहीं बनाएंगे तो इंडिया में लंबे दिन तक शासन करना क्या है, संभव नहीं है। क्योंकि इस विद्रोह में कई सारे रजवाड़े ने भी जो है ना ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। इसलिए यहाँ एक इतिहासकारी स्टेटमेंट बोलता है कि साम्राज्य के आधार मतलब कि जो ब्रिटिश एम्पायर को आगे बढ़ने के लिए, इसको बेस को मजबूत करने के लिए हमको ब्रिटिश नीति में इन लोगों का, राजा महाराजा का क्या चाहिए, साथ चाहिए। इसलिए अब ये लोग ना राजा महाराजा के साथ दोस्ती क्या करेंगे अंग्रेज। अब देखिए आर्थिक परिणाम के, ये सब राजनीतिक परिणाम था। देखिए आर्थिक परिणाम में क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत में पूंजी का निवेश किया, जैसे कि रेल, डाक, तार, संचार व्यवस्था को क्या किया, मजबूत किया। इस निवेश का मुख्य इंग्लैंड के उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना था। देखिए आप सुने भी होंगे कि 1850 के बाद ही हमारे देश में रेल, डाकघर सब आया। क्यों आया, ताकि जो वहाँ का जो औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हो रहा था उसका जो रेडीमेड जो कपड़ा था, ये जो वस्तु था हमारे देश में क्या किया जा सके, बेचा जा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस रेल डाक तार का क्या किया, विकास किया। फिर देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम में क्या हुआ, भारतीय समाज और संस्कृति में अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगी। अब अंग्रेज को लगा कि नहीं, भारतीय समाज में सती प्रथा या विधवा विवाह जैसी कुरीतियों को ख़त्म करने की जरूरत नहीं है, इन जैसा है ऐसा ही रहने दिया जाए। वही अंग्रेजों ने ऐसा पाया कि सती प्रथा, नरबली, विधवा विवाह जैसे कानूनों से भारतीय जनता गुस्सा हो गई तथा 1857 का क्या किया, विद्रोह किया। इसलिए उन्होंने बलात् धर्म परिवर्तन बंद कर दिया। और 1858 के घोषणा पत्र में कहा गया किसी प्रकार का भेदभाव जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा। मतलब इस तरह का नीति अंग्रेजों ने क्या किया, अपनाया। अब आइए देखिए प्रशासनिक नीति में देखिए क्या क्या हो रहा है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधान परिषद का गठन किया गया पहली बार इंडिया में, ठीक ना, राज्यों में, ठीक ना। और स्थानीय निकाय बंगाल में शुरू किया गया, मद्रास में शुरू किया गया। और भारतीय सिविल सेवा की भी क्या की गई, शुरुआत की गई, ताकि भारतीय लोगों को कुछ ना कुछ खुश किया जा सके। एक और अंग्रेजों का नीति क्या था, फूट डालो और शासन करो। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर अंग्रेज काफ़ी गुस्सा हो गए, मतलब भयभीत हो गए। मतलब उनको लगा कि अगर यहाँ इंडिया में अगर हमको अगर रहना हो तो हिंदू मुस्लिम हमेशा एकता को भंग करना पड़ेगा। अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो हमको इस देश को छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए उसने फूट डालो और शासन करो कि क्या किया, नीति अपनाया। किसने, अंग्रेजों ने। अतः इस एकता को तोड़ने के लिए फूट डालो को नीति अपनाया। उसके बाद क्या किया, 1872 में जनगणना कराई गई ताकि धार्मिक गोलाबंदी की जाए। मतलब कितने धर्म के आधार पर कितनी संख्या है, कितनी आबादी है, इसका जनगणना काउंटिंग हुआ। और 1919 में आप याद कीजिए मार्लो मिंटो एक्ट में न पृथक निर्वाचन प्रणाली भी क्या कर दिया गया, दे दिया गया। और भी कई तरह के मुस्लिमों को रियायत दिया गया। तो आपको उतना नहीं लिखना, लेकिन ये सब बात ध्यान रखना कि 1850 से 57 के विद्रोह के बाद जो है ना हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से दूर रहे। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का क्या किया, पालन किया। ये तो हो गया कि अंग्रेजों के दृष्टिकोण से क्या क्या इसका परिणाम था। अब आइए भारतीयों की दृष्टि से क्या क्या परिणाम रहा। देखिए भले ही हम ये युद्ध हार गए, मतलब विद्रोह हम हार गए, हमारे देश के लोगों का हार हो गया, लेकिन फिर भी इस विद्रोह ने कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों में एक आत्मबल में वृद्धि लाया। मतलब लिखा है ना 1857 का विद्रोह भले ही हम लोग हार गए, लेकिन इससे भारतीयों के मन में एक स्वतंत्रता की भावना जगी। ये पहला ही विद्रोह था जहां लोगों को लगा नहीं यार, अगर हम लोग एक साथ मिल के लड़े ना, इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद को यहाँ फटाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों की देखिए आत्मबल बहुत बड़ी चीज़ है और यहाँ ये वृद्धि हुआ। फिर राजनीतिक जागृति लोगों का आई। इसके बाद ही आपको पता है कि 1857 के विद्रोह के बाद आपको 1870 के दशक में हमारे देश में कई राजनीतिक पार्टियां बननी शुरू हो जाती है, जैसे कि आपको नाम है इंडिया एसोसिएशन, कांग्रेस आदि का क्या हुआ, गठन हुआ। कहीं ना कहीं
ये विद्रोह भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था कि देश में राजनीतिक जागृति का क्या हुआ, बढ़ावा मिला। फिर देखिए लोगों को संगठन की प्रेरणा दिया, क्योंकि इस विद्रोह में हमारे देश के लोगों को लगा कि यार हम लोग संगठित ही नहीं थे। तो ये लिखा हुआ है, चूंकि 1857 की क्रांति असंगठित होने की वजह से सफल नहीं हुई थी, अतः आगे के क्रांतिकारी संगठन बनाकर लड़ाई किए गए, जैसे कि अनुसरण समिति, अभिनव भारत। देखिए ऐसे सब अगर बात आप लिंक जोड़िएगा ना स्वतंत्रता आंदोलन में, तो आपको नंबर बहुत मिलेगा। देखिए मैं कैसे लिंक को जोड़ा हूँ, कहीं ना कहीं आप देखिएगा जब BD सावरकर लोग होते हैं या जितने भी क्रांतिकारी जो गतिविधियां हमारे देश में होता है, जब बंगाल में हो या महाराष्ट्र में हो या आगे जब भगत सिंह सब जैसे लोग जब क्रांतिकारी मूवमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग 1857 के विद्रोह से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो आप इसको लिंक को जोड़िए। देखिए राइटिंग स्किल मैंस का यही है, सब कुछ शब्दों का खेला है और आपको कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप इसको लिंक कीजिए, जोड़िए और नंबर आपको अच्छा मिलेगा। हिस्ट्री में आपको 3 क्वेश्चन लिखना है और मैं कहता हूँ अगर मेरा नोट्स अगर अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, आपको हिस्ट्री के हर एक मतलब क्वेश्चन में लगभग 22 से लेकर 25 नंबर मिलेगा। और अगर आप 22-25 नंबर हर एक सब क्वेश्चन मिला लीजिएगा हिस्ट्री सेक्शन में, तो आपको समझिए कि GS फर्स्ट पेपर में 180 प्लस नंबर आराम से आ जाएगा। इसलिए देखिए ऐसे लिंक करके जोड़िए क्वेश्चन को लिखने के लिए, ठीक ना। आगे कहीं ना कहीं एकता की प्रेरणा भी दे गया ये विद्रोह भारतीय लोगों को, और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दृष्टि दिया। इस क्रांति से भारतीयों को हिंसक की जगह असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे रास्ते को क्या किया गया, चुनने को प्रेरित किया। ऑब्वियस सी बात, देखिए अब इस विद्रोह के बाद कांग्रेस की स्थापना होती है, फिर स्वदेशी मूवमेंट होता है, फिर असहयोग आंदोलन। तो कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड का काम करता है, एक पृष्ठभूमि का काम किया कौन, 1857 का विद्रोह। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस क्रांति का परिणाम भी क्या था, व्यापक था। तो अब आप जब भी कहीं परिणाम पूछे तो आप अंग्रेजों के दृष्टिकोण से लिखिए और भारतीयों के दृष्टिकोण से लिखिए, तब आपका आंसर जो कंप्लीट होगा। और ये 2 डायमेंशन में आंसर, तो आपका यहाँ नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं होगा। अब देखिए हमने अभी आपको 1857 की क्रांति का परिणाम बताया या प्रभाव बताया। अब मैं आपको 1857 की क्रांति का इम्पोर्टेंस क्या था, महत्व बता रहा हूँ। देखिए जब मैं फर्स्ट टाइम जब मेंस का जब पढ़ाई कर रहा था आज से 3-4 साल पहले, तो हमको ये समझ में नहीं आता कि परिणाम में क्या लिखे हैं या महत्व में क्या लिखे हैं, क्योंकि कोई बताना था नहीं, कहीं यूट्यूब में भी नहीं था कोई, यहाँ तक कि कोचिंग में टीचर भी कोई नहीं पता था कि परिणाम और महत्व में क्या लिखे हैं। देखिए परिणाम अलग चीज़ है, परिणाम में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आपको बता दिया, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या था, 1857 की क्रांति का महत्व क्या था। तो जब आप इसको अच्छे से जब सोचिएगा तो आपको पता चलेगा नहीं, परिणाम में कुछ बातें अलग होगा और महत्व में कुछ बातें क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ देखिए कि मैं महत्व में देखिए क्या क्या बात को शामिल किया हूँ, आप इसको अच्छे से देखिए। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का निर्णायक मोड़ है, क्योंकि इस क्रांति ने जहाँ भारतीयों के मन में आज़ादी की भूख जगाई, वहीं ब्रिटिश शासन को भी अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा। 1857 की क्रांति के महत्व को हम 2 भागों में बांटकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि निम्न है। आइए देखिए महत्व को भी हम 2 भाग में बांटे हैं ताकि डायमेंशन कुछ खुले। भारतीयों के लिए क्या महत्व रहा या बिहार वासियों के लिए क्या महत्व हुआ, मतलब कि अगर जहाँ क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि बिहार वासियों के लिए इस क्रांति का क्या महत्व था या भारत के लिए क्या महत्व था। और देखिए महत्व तो ब्रिटिश शासन के लिए भी था, क्योंकि ब्रिटिश ये क्रांति हुआ तभी तो ब्रिटिश को कुछ अपनी कमियां दिखाई पड़ा, तभी तो उसने अपनी नीति में क्या लाया, परिवर्तन लाया, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण था और हमारे लिए तो इम्पोर्टेंस था ही था। आइए देखिए हमारे लिए क्या क्या महत्व था। राष्ट्रवाद का यहीं से उदय होना शुरू होता है, राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार का मांग हमने शुरू किया यहीं से, इसका कुछ आर्थिक इम्पोर्टेंस भी था, कुछ अन्य महत्व भी था। और ब्रिटिश शासन के लिए कंपनी शासन खत्म हुआ, फूट डालो राज करो का क्या आया, नीति आया। क्योंकि अगर 1857 का विद्रोह नहीं होता तो अंग्रेज को ये कैसे पता चलता कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक ही हैं, तब ने उन्होंने ये नीति लाया। तो आइए देखिए क्या क्या भारतीय दृष्टि से इसका महत्व था विद्रोह का, देखते हैं। पहला, इंडिया में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। 1857 का एक ऐसा विद्रोह था जिसमें सैनिक, किसान, आम नागरिक, जमींदार इत्यादि ने ब्रिटिश सत्ता का क्या किया, सामना किया। देखिए क्या ये इम्पोर्टेंस नहीं है, ये देखिए इम्पोर्टेंस है एकदम, क्योंकि इस विद्रोह में पहली बार हुआ कि भारत के लोग एक साथ मिलकर लड़ाई कर लड़ रहे हैं। भले लड़ाई हम हार गए, लेकिन पहली बार किसान, आम, बिहार में देखिए वीर कुंवर सिंह सैनिक को साथ लेते हैं, आम नागरिकों को साथ लेते हैं, तो ये इसका महत्व हो गया हमारे देश के लिए। हालांकि विद्रोह असफल रहा, परंतु इसके बाद भारतीयों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसकी परिणति 1885 में कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। वहीं आगे चलकर 1905 का बंगाल विभाजन, गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी क्रांति की अगली कड़ी मानी जाती है।
देख रहे कैसे मैं लिंक जोड़ रहा हूँ। तो आप ऐसे आंसर को लिखिए, इस तरह का चीज़ें नहीं आपको कहीं मिलेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, और ये मेंस है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा तभी आप एक अच्छा आंसर क्या कर पाइएगा, लिख पाइएगा। ये देखिए कैसे राष्ट्रवाद के उदय को हमने लिंक करके जोड़ा है कि 1857 के विद्रोह कितना इंपॉर्टेंस था। अभी तो हालांकि जब से मोदी जी की सरकार आई है 1857 के विद्रोह को तो और ये अच्छे से कर रही, प्रचारित कर रही है, ठीक ना। और ये इसको कहीं ना कहीं प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता संघर्ष माना भी जा रहा है, इसलिए आपको ऐसे लिंक को जोड़िए इसको। अब देखिए एकता की प्रेरणा, संगठन की प्रेरणा देके गया ये मूवमेंट, इसका महत्व ही था, ठीक ना। 1857 की क्रांति की सफलता का एक कारण संपूर्ण भारतीय वासियों में एकता का अभाव था। जैसे दक्षिण भारतीय सिख तथा कई जमींदार ने विद्रोह में भाग ही नहीं लिया। लॉर्ड कैनिंग का यह कथन कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो हमें आज ही बिस्तर बांधना पड़ेगा, बहुत कुछ इंगित करता है, ठीक ना। फिर एकता ही राष्ट्रीयता का मूल मंत्र है, यह बात क्रांतिकारियों को समझ में आई, जो हमें आगे के स्वतंत्रता आंदोलन में देखने को मिलता है, चाहे 1905 का स्वदेशी आंदोलन हो या गदर आंदोलन हो। देखिए कैसे लिंक करके जोड़ रहा हूँ, एकता। आगे देखिएगा इसके बाद जो भी विद्रोह होगा मेरे देश में या जो भी मूवमेंट होगा वहाँ लोग एक होंगे, चाहे गदर पार्टी का विद्रोह हो या होम रूल का देखिएगा या स्वदेशी मूवमेंट देखिए, सब में कहीं ना कहीं आप एक संगठन का मतलब कि ना भाव देखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये इसी क्रांति से लोग क्या ले रहे थे, सीख ले रहे थे। क्या ये इंपॉर्टेंस नहीं हो गया इस क्रांति का? आगे चलिए, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टिकोण मिला। 57 की क्रांति को अंग्रेजों ने जिस निर्ममता के साथ दमन किया था, उससे उसका असली चेहरा भारतीयों के सामने क्या हो गया, उजागर हो गया। एक अंग्रेज अधिकारी नील कहता है कि इलाहाबाद के आसपास संभवतः ही ऐसा कोई वृक्ष था जिसकी शाखा पर भाग्यहीन किसानों को फांसी देने के लिए प्रयोग ना किया गया हो। देखिए कितना बड़ा बात ये बोलता है नील कि इलाहाबाद के आसपास में एक ऐसा भी कोई पेड़ का शाखा नहीं था जहां भारतीयों को फांसी सजा ना दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से इस विद्रोह को कुचला गया ब्रिटिश के द्वारा, कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों में आज़ादी की भूख को क्या कर दिया, जगा दिया। ये उसका इम्पोर्टेंस ही तो था। ब्रिटिश शासन की क्रूरतापूर्ण व्यवहार देखने भारतवासियों ने आज़ादी का क्या ले लिया, संकल्प लिया। मतलब जिस तरह से उन्होंने क्रूर नीति अपनाया हमारे खिलाफ, उससे हमारे देश के लोगों ने एक संकल्प लिया कि नहीं, हमको आज़ाद क्या करना है, होना है। यही कारण है कि भारत में भी आज़ादी के लिए क्रांतिकारी विचारधारा, उग्रवादी धारा का जन्म हुआ, जैसे गदर आंदोलन, अभिनव भारत। ये सब आप एग्जाम्पल लिखिए। कितना देखिए सुरसैन जो मास्टरदार जो थे बंगाल में किए, चटगांव शस्त्रागार पे लूटमार की, क्या था, उसी का प्रेरणा था। जो काकोरी हत्याकांड हुआ, ये सब क्या था, कहीं ना कहीं यहीं से लोग प्रेरणा ले रहे थे। तो आप ऐसे लिंक करके जोड़िएगा ना, तो आपको मार्क्स एंड हिस्ट्री में काफ़ी क्या होगा, बेहतर मिलेगा। अब देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार किया अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ, भाई कुछ ना कुछ। अगर जाति धर्म के आधार पर अगर भेदभाव ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट करेगा, हम नहीं करेंगे, इसका तो इम्पोर्टेंस ही हुआ ना। तो राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार किया। विद्रोह के बाद 1858 के घोषणा में महारानी ने घोषणा की कि किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले भेदभाव होता था, ठीक है, घोषणा तो कम से कम हुआ ना, तो ये तो इम्पोर्टेंस इसका हो गया। इस कारण 1861 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में विधान परिषद का क्या हुआ, गठन किया गया। 1861 में ही भारतीय सिविल सेवा की क्या की गई, शुरुआत भी की गई। और वहीं स्थानीय स्वशासन हेतु नगर निगम की स्थापना हुई, जैसे बंगाल मद्रास में। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी क्या हो गया, अंत हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, इस विद्रोह का ही महत्व था कि जो इस तरह का परिवर्तन, एक पॉजिटिव परिवर्तन जो है ना, ब्रिटिश शासन के या ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारत में क्या हुआ, किया गया। फिर देखिए इसका आर्थिक इंपॉर्टेंस क्या है। 57 की क्रांति के बाद भारत में पूंजी का निवेश हुआ, जिसके तहत रेल, डाकघर तथा संचार का विकास हुआ। हालांकि इस सुधार का फायदा ब्रिटिश को हुआ, ठीक है, रेलवे का विकास हुआ, डाकघर आया, तो फायदा अंग्रेजों को ही हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश का ना थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट हुआ ही हुआ, ये भी आप देख सकते हैं। और क्रांतिकारी स्वतंत्रता प्रेमी पर क्या पड़ा, इसका प्रभाव देखिए क्या पड़ा। भारत में 1907 से लेकर 1917 तथा 1925 से लेकर 1930 तक क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित कई हिंसक आंदोलन हुए, जिस पर 57 की क्रांति का गहरा प्रभाव क्या था, पड़ा। गदर पार्टी ने 57 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका क्या किया, शुरू किया था। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की और 1857 की क्रांति की भी क्या की, प्रशंसा की। देखिए कितना बड़ा लिंक जोड़ रहा हूँ मैं। ऐसे आंसर जब लिखिएगा मेंस में तो क्या कहने। इस प्रकार भारतीयों की दृष्टि से इस विद्रोह का महत्व भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष अनुभव
किया जा सकता है। आप इसमें लिख कर छोड़ दीजिए। अब देखिए ब्रिटिश शासन के लिए क्या महत्व था। देखिए पहली बात देखिए 57 का विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के लिए महत्वपूर्ण था। जैसे इस विद्रोह ने कंपनी के कुशासन और भ्रष्टाचार को उजागर किया। इसी कारण इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया, क्योंकि वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट को लग गया कि नहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही इतना बड़ा विद्रोह क्या हुआ और इसको हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अंग्रेज भारत में उस समुदाय से मित्रता की जिसने 57 के विद्रोह में क्या दिया था, साथ दिया अंग्रेजों का। और केनिन का मानना भी था कि भारतीय जमींदार और राजा ही भावी तूफान में मददगार साबित हो सकते हैं। तो अब देखिए इस क्रांति के बाद ब्रिटिश को ये समझ में आया कि इस देश में हमारा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और दोस्त कौन निकला, जमींदार निकला। इसलिए जमींदार देसी रियासत के साथ क्या किया, समझौता किया, जमींदारी प्रथा आया। कहीं ना कहीं इन लोगों की ही वजह से ब्रिटिश साम्राज्य इंडिया में इतने दिन तक क्या कर पाया, रह पाया। याद कीजिए गोलमेज सम्मेलन में जितने भी देसी रियासत थे वो वही बोलते थे जो ब्रिटिश क्या करते थे, बोलते थे। तो इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को लगा कि हमारे इस देश में कौन अच्छा दोस्त है, तो सबसे अच्छा दोस्त ये लोग निकल गया। तो वही क्या ये उसके लिए महत्व नहीं होगा, विद्रोह एकदम महत्व हो गया। 57 के विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को देखते हुए फूट डालो राज करो की नीति क्या की गई, अपनाई गई। जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत 1909 में पृथक व्यवस्था शुरू की गई, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। अंततः इसी कारण भारत का विभाजन में क्या हुआ, ठीक ना। सर जॉन स्ट्रेची ने लिखा है कि भारत में भिन्न धर्मों का एक साथ होना हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मतलब उसको लगा कि इंडिया में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, इसको बांटना काफ़ी क्या है, आसान है। तो ये सब देखिए बड़ा बड़ा इतिहासकार राइटर है। क्रांति के बाद उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और कहीं ना कहीं ब्रिटिश कई सारे इन्होंने पुस्तक लिखा जिसमें ब्रिटिश को लगा कि नहीं ये कमियां थी और ये चीज़ों पर हमको अगर हम फोकस करेंगे तो इंडिया में लंबे समय तक क्या कर पाएंगे, रह पाएंगे। एक और यहाँ पे है 57 क्रांति के बाद जॉन एल्फिस्टन नाम का एक इतिहासकार कहता है बांटो राज करो यह प्राचीन रोमन कहावत थी और यह हमारी भी होनी चाहिए। अब देखिए कितना मतलब आखिर ये सब बात ये क्यों बोल रहा है, इतना बड़ा आदमी ये सब बात क्यों बोल रहा है, क्योंकि विद्रोह के बाद उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया तब ये इतना अच्छा बात क्या कर रहा है, बोल रहा है। और यही नीति को ब्रिटिश ने क्या किया, अपनाया। तो ये सब उसके लिए इम्पोर्टेंस हो गया इस क्रांति का। और अगला सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति क्या किया, अपनाया। किसने, अंग्रेजों ने। हमारे यहाँ सामाजिक सुधार करना उन्हें क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 57 का विद्रोह भले ही असफल रहा परंतु भारतीय जनमानस को एक सीख देकर गया कि भविष्य में 57 की क्रांति की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अर्थात इतिहास हमें सुधरने का क्या देती है, मौका देती है। और यह विद्रोह तो स्वतंत्रता संघर्ष का भ्रूणावस्था, मतलब कि ये गर्भ, मतलब जब बच्चा जब कोई जन्म लेता है पहले भ्रूण बनता है ना, तो 1857 का विद्रोह एक हमारा एक गर्भ में पहले बच्चा मतलब कि भ्रूणावस्था में था, तब जाके स्वदेशी हुआ, तब गांधी जी के समय ये वयस्क हुआ विद्रोह। और कहीं ना कहीं ये बीज था एक तरह से, ठीक ना। संघर्ष भ्रूणावस्था था जिसने भविष्य में बड़ा आकार ले लिया तथा 1947 में भारत को 200 वर्षों की गुलामी से क्या कर दिया, आज़ाद करा दिया। वर्तमान समय में भी यह विद्रोह भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा अपने राष्ट्र व सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की हमको क्या देता है, सीख देता है। और अभी जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं देखिएगा महात्मा गांधी समय समय पर जो क्या करते हैं, इस 57 की क्रांति का जिक्र करते हैं। और भी अभी हाल ही में जो अमित शाह गए, कहाँ, सासाराम गए थे, जहाँ पे जो तिरंगा झंडा फहराया गया, वहाँ वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई। तो कहीं ना कहीं ये अमृत का ही महोत्सव काल था। इसको लिंक को जोड़िए, देखिए अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, इस लिंक को जोड़िए। अमित शाह अगर वहाँ जाके रैली कर रहे हैं और आज़ादी का दिवस अगर मना रहे हैं वीर कुंवर सिंह के लिए, तो कहीं ना कहीं 57 की क्रांति का इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से अगर बात को आप लिखिएगा तो आपको नंबर अवश्य ही अच्छा मिलेगा। अब देखिए इसी में कि 57 की क्रांति में अब स्पेशली हम बिहार को देख रहे हैं, ठीक ना। किसको देखेंगे, स्पेशली हम बिहार को देखेंगे कि बिहार की क्या भूमिका रही। अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका रही या बिहार का क्या योगदान रहा, उसको हम लोग देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके क्या करता है, पूछता है। आइए देखिए, पहले लिखेंगे भूमिका। भूमिका में क्या लिखेंगे, अंग्रेजी सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना 1857 में करना पड़ा। 10 मई 57 की चिंगारी जो मेरठ में लगी जल्द ही बिहार में क्या हो गई, फैल गई। इस स्वतंत्रता संग्राम में अन्य राज्यों के क्रांतिकारियों की तरह
बिहार के क्रांतिकारियों ने भी सक्रिय भूमिका क्या की, निभाई। ये मैं यहाँ पे इसका अलग से आपको लिख के भूमिका क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। आप इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, बिहार में इस क्रांति की ज्वाला 12 जून 1857 को पहुंची तथा असंतुष्ट देवघर के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही यह विद्रोह का केंद्र पटना और आरा हो गया तथा उत्तर बिहार के जिलों तक क्या हो गया, पहुंच गया। इस विद्रोह में बिहार के लगभग सभी वर्गों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। इन सभी के योगदान को निम्न रूप में हम देख सकते हैं। देखिए, उस समय झारखंड भी तो बिहार में था, इसलिए हम लोग इसको मानते हैं कि 12 जून देवघर में जो हुआ इसको भी हम काउंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से भूमिका हो गया। अब देखिए बिहार का क्या क्या योगदान है, मेनली देखिए इसमें बिहार का योगदान देखिए कैसे लिखे। पहले हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। योगदान में हम क्या लिखेंगे, पहले कि सैनिक का क्या योगदान रहा, जमींदारों का क्या योगदान रहा, आम नागरिकों का क्या योगदान रहा, आदिवासियों का क्या योगदान रहा, धार्मिक संगठन क्या योगदान रहा, और तब हम अच्छा से दिखाएंगे वीर कुंवर सिंह का उसमें क्या मेनली योगदान रहा। ठीक ना। देखिए कई जगह आपको जो आंसर इसका मिलेगा सिंपल फ्लो चार्ट में लिख देगा, आपको ऐसे मतलब कि पैराग्राफ में लिख देगा, लेकिन हम इसको देखिए फ्लो चार्ट में हम बना के बता रहे हैं। देख रहे हैं आप बिहार के योगदान को ऐसे बताइए कि सैनिक ने क्या किया, जमींदार ने क्या किया, आम नागरिक ने क्या किया, आदिवासी ने क्या किया, धार्मिक संगठन ने क्या किया, वीर कुंवर सिंह ने क्या किया। इसको अलग अलग डायमेंशन में जब ब्रेक कीजिएगा तब आपका आंसर काफ़ी क्या होगा, अच्छा होगा। तो आइए, और यहाँ पे थोड़ा सा आप मैप का यूज़ कीजिए कि बिहार में इस विद्रोह का कहाँ कहाँ प्रभाव क्षेत्र था। आरा दिखा दीजिए, पटना दिखा दीजिए, मुजफ्फरपुर दिखा दीजिए, थोड़ा भागलपुर, यहाँ देखिए देवघर झारखंड का बना दीजिए, यहाँ रामगढ़ तक को दिखा दीजिए, और ये विद्रोह का क्या हो गया, प्रसार हो गया। यही आपको फ्लो चार्ट मैप, इससे आपके आंसर में वेटेज बढ़ेगा और आपको मार्क्स काफ़ी क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। अब आइए हम बिहार का क्या क्या इसमें योगदान था बारी बारी से अलग अलग लोगों का क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें भारतीय सैनिकों की भूमिका। ठीक ना। तो यहाँ देखिए इसमें या बिहार के सैनिकों की भूमिका एक ही चीज़ है। यहाँ पे कई भारतीय और अंग्रेज इतिहासकार इसे सैन्य विद्रोह इसलिए मानते हैं कि इस विद्रोह की शुरुआत कई जगह सैनिकों द्वारा की गई। मेरठ की तरह बिहार में इसकी शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर के 30वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने की। यहाँ मेजर नॉर्मल लेस्ली को अंग्रेज सैनिकों ने मार दिया। परिणाम स्वरूप 3 सैनिकों को क्या दी गई, फांसी दी गई। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप दानापुर रेजिमेंट का बात लिख सकते हैं जहाँ 25 जुलाई को विद्रोह पहुंचा, लेकिन ये भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही लिखिएगा 12 जून का है, देवघर वाला है। ठीक ना। तो यहाँ देखिए, तो सैनिकों की भूमिका हो रही है। फिर देखिए आगे, 25 जुलाई को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने अपने अधिकारियों की अवहेलना करते हुए क्रांति का बुगुल फूका तथा वीर कुंवर सिंह को अपना क्या माना, नेता माना। ये सब मैं किसकी भूमिका बता रहा हूँ, सैनिकों की, बिहार के सैनिकों की भूमिका बता रहा हूँ। आरा में विद्रोह की प्रकृति बदल कर अब क्या हो गया, सैन्य और सामंती हो। देखिए पहले सैनिक ने विद्रोह किया, लेकिन बाद में जब वीर कुंवर सिंह वहाँ जुड़ गए, जमींदार लोग जुड़ गए, तो अब विद्रोह में सैन्य प्लस सामंती होगा। मतलब कि सामंती मतलब जमींदार लोग को बोलते हैं। ठीक ना। विद्रोही सैनिकों ने सासाराम, रोहतास के जमींदारों के साथ तथा हजारीबाग व रामगढ़ के सिपाहियों ने माधो सिंह के साथ मिलकर विद्रोह का क्या किया, झंडा बुलंद किया। बिहार में विद्रोह की यह प्रमुख विशेषता थी कि सैनिक स्थानीय जमींदारों या राजाओं के साथ ब्रिटिश का सामना कर रहे थे। ये देखिए सैनिक का क्या हो गया, भूमिका हो गया। अगला देखिए, अब अलग से हम दिखेंगे क्या, जमींदार व राजा महाराजाओं की क्या भूमिका रही। सबसे प्रमुख नाम वीर कुंवर सिंह का है, जिसने पूरे विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया तथा अपने युद्ध कौशल से अंग्रेजों की मुसीबत बढ़ा दी। ठीक ना। ये देखिए, अब इस पे फिर देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा वीर कुंवर सिंह के योगदान को थोड़ा सा 1-2 पॉइंट पर लिख दीजिए क्या, कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों के साथ आरा पर कब्जा किया। स्वतंत्र सरकार की क्या किया, स्थापना भी किया था इन्होंने। लगभग 9 महीने में 15 से अधिक युद्ध किए, परंतु अंग्रेज उनको कभी जिंदा पकड़ नहीं पाए। छापामार युद्ध किया, मतलब कि छिप कर युद्ध किया उन्होंने। छापामार युद्ध पद्धति से अंग्रेजी सेना को कई बार हराया तथा बिहार की जनता में यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज अपराजय नहीं है। स्थानीय विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने हेतु कानपुर में नाना साहेब की उन्होंने क्या किया था, सहायता किया था। तो ये जो है थोड़ा सा आप इसमें, चूंकि ये पूरा बिहार का योगदान है, तो आप कम से कम थोड़ा सा ज़्यादा आपने वीर कुंवर सिंह के बारे में इतना 2-3 बातें लिख सकते हैं। बाकी हम दूसरे की भूमिका इस पर लिखेंगे। फिर देखिए, ये छोटा नागपुर में माधो सिंह था तथा सिंहभूम में राजा अर्जुन सिंह ने भी जो है ना विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये सब बिहार में जितने भी बड़े बड़े जमींदार था उसकी भूमिका हो गया। अब आइए आम नागरिकों की भूमिका। देखिए मैं इस भूमिका को कई डायमेंशन में ब्रेक करके लिखा हूँ।
इस तरह का नोट्स या मटेरियल आपको बिहार मेंस के इतिहास पेपर का नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 3 जुलाई को पटना सिटी में पीर अली पुस्तक विक्रेता के नेतृत्व में 200 क्रांतिकारियों ने क्रांति का बिगुल बजाया। मेजर लोयल को मारा गया, लेकिन कमिश्नर टेलर ने इन क्रांतिकारियों को क्या कर दिया, दमन कर दिया। देखिए यहाँ आम जनता, जो पीर अली बाबा जो थे पटना सिटी में, ये आम नागरिक हो गए ना, और आम नागरिकों की भूमिका यहाँ पे बढ़ती हुई। इसके बाद भागलपुर, पलामू में विप्लव शाही और पीतम्बर शाही थे, वहाँ पे ना आदमी का नाम है ये, गया में, छपरा में आदि जगहों पर आम जनता ने क्या लिया, भाग लिया। आप इसको मुजफ्फरपुर में इसमें आप नाम जोड़ सकते हैं। अब फिर देखिए धार्मिक संगठन की भूमिका। 1850 के दशक तक बहावी आंदोलन, जो एक सुधारवादी संगठन था, का प्रभाव पटना में काफ़ी बढ़ गया। इस संगठन के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया, बल दिया। ये हो गया धार्मिक संगठन की भूमिका। आइए अब आदिवासी की भूमिका रही थी। सिंहभूम में राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कोलों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। इस प्रकार कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 57 की क्रांति में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया, परंतु इसका परिणाम व्यापक रहा तथा 1858 के घोषणा पत्र के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये देखिए कम से कम 5 पॉइंट जो है, 6 पॉइंट जो है ना, आप इस बिहार की भूमिका में इसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका बिहार का मेनली भूमिका। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या कि कैसे वीर कुंवर सिंह की भूमिका देखेंगे मेनली, ठीक है ना। तो हम, क्योंकि वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। आप लोग तब तक इस वीडियो को देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या होते हैं, मिलते हैं। थैंक यू।